गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो 9:30 हो गए हैं, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया है, बट लेट अस स्टार्ट एनीवेज। तो कल हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। वी वर डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टार्ट करते हैं। कल हमने हैवी वाटर डिस्कस किया था। हैवी वाटर के बाद नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अनदर एसिड विच इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जनरली इसका यूज़ होता है आवाज़ आ रही है आप सब लोग को मेरी? ओके। तो जनरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ जो होता है वो डाइज बनाने में, ड्रग्स बनाने में, पेंट्स बनाने में, फोटोग्राफी में यूज़ होता है। एंड ऑल्सो कल हमने डिस्कस किया था एक्वा रीजिया। तो एक्वा रीजिया में भी इसको मिलाया जाता है। एक्वा रीजिया हमने पढ़ा था, HNO3 प्लस HCl का मिक्सचर होता है। एंड ओके, तो इतना ही जानना है इसके बारे में, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। फिर नेक्स्ट एसिड पे आते हैं हम। एक सेकेंड। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था। नेक्स्ट एसिड पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट इज HNO3। ठीक है, तो HNO3 मोस्टली बनाया जाता है एक प्रोसेस से जिसका नाम है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। कल हमने H2SO4 डिस्कस किया था। H2SO4 जिस प्रोसेस से बनाया जाता है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 के लिए होता है, अमोनिया के लिए ओस्टवाल्ड प्रोसेस होता है, सॉरी HNO3 के लिए ओस्टवाल्ड प्रोसेस होता है, और अमोनिया के लिए कल हमने हेवर्स प्रोसेस पढ़ा था। तो नाइट्रिक एसिड जो है ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और इसका ज़्यादा यूज़ तो कमर्शियल ही होता है, बट इन द डिज़ोल्व फॉर्म, बट एज सच और कोई इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सब लोग जानते होंगे, इसका बहुत आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही। एक्चुअली सर अभी बाहर गए, उनको कोई कॉल आ गया इसलिए, तो वो आ जाएंगे 2 मिनट को, है ना? कौन आ जाएंगे? मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? ओहो हो, मैंने म्यूट कर रखा था, सॉरी, आई एम सो सॉरी। अब आ रही है आवाज़? यस यस सर, आ रही है। अच्छा अच्छा, मैंने म्यूट कर रखा था। तो हाँ, HNO3 नाइट्रिक HCl हमने पढ़ लिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का मैन्युफैक्चर होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस से। कल हमने पढ़ा था सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोसेस मैन्युफैक्चर होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। एंड ऑल्सो कल हेबर्स प्रोसेस भी पढ़ा था। हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया बनाते हैं। ठीक है, तो हेबर्स प्रोसेस अमोनिया के लिए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, एंड ओस्टवाल्ड प्रोसेस HNO3 के लिए, nitric acid. So nitric acid, HCl and H2SO4 all are very important acids used in commercially. Okay, someone is joined. ठीक है, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कंपाउंड है घरों में। तो किसी को पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है बेकिंग सोडा? एनीवन? आवाज़ आ रही है आप सब लोग को मेरी? हेलो? अच्छा अच्छा, तो बेकिंग सोडा चलो मैं बता देता हूँ। बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको बनाया जाता है सोलवे प्रोसेस से, SOLVAY, सोलवे प्रोसेस। इसका मोस्टली यूज़ होता है कुकिंग में। जैसे अब आपसे देखो, बेकिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक होता है बेकिंग पाउडर।
बेकिंग पाउडर में हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम टार्टरिक एसिड को मिक्स कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर। तो जब इसको हीट किया जाता है तो जो बेकिंग सोडा होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने से ये फूल जाता है। सो दैट इज़ यूज्ड इन ब्रेड बनाने के अंदर इसका काम होता है, ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है कि अगर आप सोडियम कार्बोनेट जब सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो बेकिंग सोडा जो होता है उसमें से बहुत कड़वा टेस्ट आने लगता है। तो इसीलिए हम बेकिंग सोडा की बजाय बेकिंग पाउडर लेना पसंद करते हैं, बेकिंग पाउडर जिसमें टार्टरिक एसिड होता है। तो टार्टरिक एसिड क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके उसका कड़वा टेस्ट मिटा देता है। और इसको मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। मेडिसिन में बेकिंग सोडा क्योंकि एक बेस होता है, तो एंटा एसिड, अगर किसी को एक्सेसिव एसिडिटी हो जाती है तो इसको एज अ एंटा एसिड यूज़ करते हैं। और ऑल्सो कल किसी ने मुझसे पूछा था कि फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, सोडा एसिड इज ऑल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, सोडामाइड इज ऑल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो ये था बेकिंग सोडा। एक और होता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है? बेकिंग सोडा तो आपने देखा बेक करने के लिए, बेक का मतलब हम जब किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को बेकिंग बोलते हैं। तो बेकिंग प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ होता है, और जो वॉशिंग सोडा होता है दैट इज सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। और ये दोनों ही सॉल्वे प्रोसेस से बनते हैं, दोनों का मैन्युफैक्चर सॉल्वे प्रोसेस से ही होता है। वॉशिंग सोडा का यूज़ कहाँ होता है? वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है ग्लास बनाने में, सोप पाउडर बनाने में, और मोस्टली पेपर इंडस्ट्री में। एंड ऑल्सो इट इज़ यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP भी बोलते हैं। तो आपको इसका कई बार केमिकल फॉर्मूला पूछ लेते हैं। सो इट इज कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O इज कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किससे? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। जिप्सम एक तरह का कंपाउंड होता है, वो भी कैल्शियम सल्फेट ही होता है, बट उसमें पूरा पानी का मॉलिक्यूल होता है। तो जब जिप्सम को हीट करते हैं तो उसमें से आधा मॉलिक्यूल पानी का निकल जाता है, आधा मोल पानी निकल जाता है, तो वो बनता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। एंड जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O, उसमें पूरा पानी का मॉलिक्यूल रहता है। इसका जिप्सम का यूज़ क्या है? जिप्सम जनरली बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाने में काम आता है, टॉयज़ बनाने में काम आता है, और हॉस्पिटल और प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आपको पता है पीओपी जो होता है वो मेडिसिन इंडस्ट्री में जब बोन हमारा फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, और चौक बनाने के लिए काम आता है, फायर प्रूफ मटेरियल बनाने के काम आता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है कमर्शियली। देन अगला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग, कोई कल मेरे से पूछ रहा था ब्लीच क्या होता है, तो ब्लीच इज़ अ प्रोसेस टू रिमूव कलर। अगर हमारे कपड़ों में कोई कलर लग जाता है तो हम उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? हेलो सर। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर ये होता है सर, CaCO3। नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन कंपाउंड्स थे जो हमारी लाइफ में यूज़ होते हैं डे टू डे लाइफ में। इसके अलावा कुछ और चीज़ें देखते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सीमेंट। तो आपसे पूछते हैं सीमेंट कई तरह के होते हैं।
ठीक है, जैसे जो मोस्ट कॉमन आपने सुना होगा उसका नाम है पोर्टलैंड सीमेंट, PORT पोर्ट LAND लैंड, पोर्टलैंड सीमेंट। तो सीमेंट में एक्चुअली क्या क्या होता है पता है किसी को? सीमेंट में क्या क्या होता है? सर सीमेंट में तो चूना यानी चूना भी होता है। देखो, हाँ चूना होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं बताता हूँ, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, चूना। एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड का इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्विक लाइम, और जब इसमें पानी मिला देते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। दैट इज कॉल्ड एज स्लेक्ड लाइम, SLAKED, स्लेक्ड लाइम। तो एक होता है जला चूना, एक होता है बुझा चूना। अब एग्जैक्टली हिंदी में मुझे पता नहीं है। आई थिंक जला चूना कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, और बुझा चूना जब उसमें पानी मिला के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है तो उसको बोलते हैं। तो सीमेंट के कॉम्पोजिशन में कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। अब आपको इतना सब जानने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली जो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका। सिलिका इज SiO2। मिट्टी जो होती है दैट इज सिलिका ओनली। ओके, सिलिकॉन होता है सर, सिलिकॉन जो होता है। सिलिकॉन नहीं, सिलिकॉन तो सिलिकॉन अलग चीज़ है, सिलिका SiO2। अच्छा, सिलिकॉन तो सिर्फ एक एलिमेंट है, SI। जब सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो वो सिलिका कहलाता है। ठीक है। फिर एक वर्ड और सुना होगा, मोर्टर, MORTR, मोर्टार। मोर्टार एक्चुअली ये मिक्सचर होता है सीमेंट का, सैंड का और पानी का। इसको प्लास्टर जब जब ईंटें जोड़ते हैं ना, तो सीमेंट में पानी और सैंड मिला करके इसको बाइंड करने के लिए बनाया जाता है। तो बस इतना ही जानना है आपको सीमेंट में। फिर आता है ग्लास। ग्लास क्या होता है? कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्लास इज known as super cooled liquid of silicates. So glass is basically super cooled liquid of silicates. तो आपको ध्यान रखना है। अब ग्लास जो होते हैं कई तरह के होते हैं। एक होता है सॉफ्ट ग्लास, एक होता है हार्ड ग्लास। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं क्योंकि आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा, ग्लास कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे ग्लास होते हैं। तो उन ग्लास में कलर किस वजह से आता है? उनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट मिक्स किया जाता है, उसकी वजह से कलर आता है। बट वो हमें नहीं समझना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो। अच्छा, जब ग्लास को जब बनाते हैं ना तो उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं और यूनिफॉर्मली ठंडा करते हैं। तो इस धीरे धीरे ठंडा करने के प्रोसेस को बोलते हैं एनीलिंग, ANNEALING। अच्छा सर ग्लास जो आप बता रहे हैं वही सर ना जो पीवी होता है, पीवी शीशा। शीशा नहीं, नहीं, वो ग्लास आप लेड की बात कर रहे हो। ग्लास एक तरह का कंपाउंड होता है। किसका कंपाउंड है? इसमें सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका होता है, SiO2। तो इसके मिक्सचर को ग्लास बोलते हैं। तुम जो बोल रहे हो वो लेड की हिंदी बोल रहे हो, शीशा। नहीं, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। हम ग्लास जो हम यूज करते हैं ना, ग्लास, कांच के ग्लास, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ग्लास के बहुत सारे, इसमें क्या क्या होता है सर? सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका। सोडियम, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका SiO2, सिलिका SiO2। तो अब ग्लास के अलग अलग यूज करने के हिसाब से अलग अलग तरह के ग्लास होते हैं। जैसे एक होता है सॉफ्ट ग्लास। सॉफ्ट ग्लास जो होता है वो यूज होता है विंडो ग्लास, मिरर ग्लास एंड जो हम कॉमन ग्लास वेयर, जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं ना कॉमन ग्लास के, उसके लिए सॉफ्ट ग्लास यूज होता है, इसीलिए टूट जाते हैं जल्दी। तो इसमें क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम सिलिकेट। ओके, मिक्सचर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट सॉफ्ट ग्लास का यूज कहाँ होता है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरा है हार्ड ग्लास। तो हार्ड ग्लास होते हैं तो ये रेजिस्टेंट होते हैं एक्शन ऑफ एसिड, और जनरली ये यूज होते हैं हार्ड ग्लास के एपरेटस बनाने में। बहुत सारे ग्लास की चीज़ें होती हैं जो बहुत हार्ड होती हैं, जल्दी से टूटती नहीं है, तो उस चीज़ को बनाने के लिए यूज होता है। फिर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पायरेक्स ग्लास।
पायरेक्स ग्लास जो होता है वो बोरोसिलिकेट ग्लास भी कहलाते हैं। जनरली ये जो वो इंडस्ट्री होती है ना आपकी, मेडिसिन इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवाइयाँ बनाने वाली, या जो लैब वाली होती हैं, तो जो मोस्टली लैब में यूज़ होती हैं चीज़ें वो पायरेक्स ग्लास की बनती हैं। फिर एक होता है फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास जो होता है वो बल्ब बनाने और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में काम आता है, फ्लिंट ग्लास। फिर सबसे कॉमन जो ग्लास होता है वो होता है, कॉमन तो नहीं है, क्वार्ट्स ग्लास करके एक होता है जिसको सिलिका ग्लास बोलते हैं। ये भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के काम आता है, जैसे चश्मे वगैरह बनते हैं, चश्मा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर एक होता है क्रूक्स ग्लास। क्रूक्स ग्लास चश्मे के लेंस बनाने के काम में आता है। स्पेशली दिस इज यूज फॉर मेकिंग लेंसेज ऑफ स्पेक्टिकल्स। तो आपसे पूछेंगे कि चश्मे के लिए कौन सा ग्लास है, तो क्रूक्स ग्लास है। देन यू हैव और भी बहुत सारे ग्लास हैं। एक प्रोसेस होता है इचिंग ऑफ ग्लास, ये कई बार पूछते हैं। इचिंग का मतलब होता है खुजली, बट यहाँ पे ग्लास में खुजली का क्या मतलब है? एक्चुअली क्या होता है कि ग्लास जो होता है वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो ग्लास में हम जनरली बहुत सारे एसिड स्टोर करते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, बट HF के साथ ही रिएक्शन कर लेता है। तो मान लो आपने HF को, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को अगर ग्लास के कंटेनर में रखोगे तो उसके साथ रिएक्शन करके होल कर देगा और वो लीक आउट कर जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इचिंग ऑफ ग्लास। तो आपसे पूछते हैं इचिंग ऑफ ग्लास किस कारण होता है, तो इट इज़ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो दैट इज़ वाई ग्लास को कभी भी HF के अंदर, HF को कभी भी ग्लास के कंटेनर में स्टोर नहीं करते। फिर आ जाओ, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले केमिकल्स, जिनको हम फर्टिलाइज़र के नाम से जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो यूरिया होता है ना। और उसके बाद एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोलिम, NitroLim। नाइट्रोलिम इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साइनामाइड एंड कार्बन। तो इसका और भी नाम होता है, बट आपको बस नाइट्रोलिम वर्ड इज इम्पॉर्टेंट कि नाइट्रोलिम इज अ फर्टिलाइजर। देन हमें पता है कि मोस्ट कॉमन जो फर्टिलाइजर में होता है वो NPK होता है। कल हमने डिस्कस किया था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इनका रेशो होता है, बट रेशो इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो एक फर्टिलाइजर हो गया, एक होते हैं पेस्टिसाइड्स और एक होते हैं वीडीसाइड्स। सो व्हाट आर पेस्टिसाइड्स एंड वीडीसाइड्स? किसी को पता है डिफरेंस? पेस्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स क्या होते हैं? नहीं सर, इसको अच्छे से देखो, पेस्ट होता है, पेस्ट जो होते हैं वो जानवरों के लिए यूज होता है, पेस्ट कंट्रोल बोलते हैं ना, तो चूहे वगैरह के लिए या और कोई जो कीड़े मकोड़े होते हैं। तो जब पेस्ट हम बोलते हैं तो दैट इज यूज फॉर एनिमल्स। तो मोस्टली खेतों में चूहे आते हैं जो मिट्टी के अंदर घुस जाते हैं और हमारी फसल खराब कर देते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे जानवर भी होते हैं, तो जब उनको मारना होता है तो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। तो मोस्ट कॉमन पेस्टिसाइड्स वाज DDT एंड मेलाथियोन। DDT जो को बैन कर दिया गया है काफ़ी कंट्रीज़ में, बट अभी भी शायद इंडिया में यूज़ होता है। इसका मेन रीज़न क्या है बैन करने का, किसी को पता है? DDT is banned in many countries. Why? सर इससे जो इंसान है उसको भी इफेक्ट होता है। कैसे? मतलब जब इसको स्प्रे करते हैं तो जो इनहेल से इंसान को इससे नुकसान हो सकता है, अगर इंसान इनसे इनहेल करता है तो। नहीं, देखो, एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब बड़ा हो जाना, ज़्यादा हो जाना, और बायो का मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, मतलब लिविंग बॉडी के अंदर ये इकट्ठा होता रहता है। कहाँ से आता है लिविंग बॉडी में? हमने कल पढ़ा था कि ये जो पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में डालते हैं। तो जब बारिशें आती हैं तो ये बारिशों के साथ बह करके नदी नालों में, मतलब वाटर बॉडी में आ जाते हैं। तो जैसे ही वाटर बॉडी में आते हैं तो ये पेस्टिसाइड्स डिग्रेड नहीं होते, तो इनको छोटी छोटी मछलियाँ खा लेती हैं, और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा लेती हैं, है ना। और इवन छोटी मछलियों को बर्ड्स भी खा लेते हैं। तो क्या हुआ कि ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। जब एक मछली तो नहीं खाएगी, बहुत सारी मछलियाँ खाएंगी। तो जब वो ज़्यादा मछलियाँ खाएंगी तो उसके अंदर ज़्यादा पेस्टिसाइड हो जाएगा।
तो वो पेस्टिसाइड के कारण उनकी डेथ हो जाती है। और मछलियों को हम लोग खाते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर भी आ जाती हैं। सो दीज आर वेरी हार्मफुल, तो दैट इज़ वाई इसको बैन कर दिया गया है। बट क्योंकि इसको जब यूज़ किया था तो ये मलेरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मलेरिया के जो लार्वा होते हैं इसके अंदर ग्रो नहीं कर पाते, तो डीडीटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा था। बट बाद में इसके साइड इफ़ेक्ट्स आए, तो जिसके कारण मोस्टली यूएस वगैरह में, यूरोपियन कंट्रीज़ में बैन है। बट जो छोटी कंट्रीज़ हैं, गरीब कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं अभी भी इसको, बिकॉज चीपली अवेलेबल है। तो एक और पेस्टिसाइड से मैलाथियोन, ठीक है। एंड देन एक होता है वीडीसाइड। वीडीसाइड क्या होता है? वीड्स को कंट्रोल करता है। वीड्स आर जनरली अनवांटेड प्लांट्स जो उग जाते हैं और हमारे जो हम खाद वगैरह डालते हैं उसके साथ ग्रो करने लगते हैं और हमारे क्रॉप के साथ कंपटीशन करने लगते हैं, तो दे आर हार्मफुल। तो उनको जलाने के लिए हम अलग से वीडीसाइड्स डालते हैं, ठीक है। फिर कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो मेडिसिन में यूज़ होते हैं, जो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा। एक होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, रुको। दो ही लिखे हैं ना, बट दो से ज़्यादा होते हैं। वी कैन डिस्कस ड्रग्स। तो ड्रग्स में मतलब उनके एक्शन के हिसाब से हम उनको नाम देते हैं। तो एक होता है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक तो सबको पता होगा, बहुत कॉमन है। क्या होता है एनाल्जेसिक? कौन सी दवाइयाँ को एनाल्जेसिक्स बोलते हैं? ड्रीम 11 पे टीम 11 की और प्राइसेस करोड़ों बताओ। के। कौन सी बोलो? सर एनाल्जेसिक। क्या था? एनाल्जेसिक किसको बोला जाता है? किस तरह की दवाइयों के लिए एनाल्जेसिक, कौन सी कंडीशन के लिए हम एनाल्जेसिक्स खाते हैं? सुना है कभी नाम? नहीं सर, इसे तो हमको मालूम नहीं। बिल्कुल मालूम है, आपने ध्यान नहीं दिया। जब आपको दर्द होता है तो क्या खाते हो? पेन किलर खाते हो ना? यस सर। तो एनाल्जीसिया, एनाल्जीसिया, ये एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन। तो जब हमें पेन को हटाना होता है तो हम पेन किलर खाते हैं। तो ये एनाल्जेसिक्स क्या काम करते हैं? ये हमारा दर्द को कम करते हैं। अब दर्द को कम करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप देखो, जब बहुत ज़्यादा पेन होता है, जब हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, तो हमें डॉक्टर क्या देता है? ऐसी दवा दे देता है जिसके कारण हम बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा दर्द कम हो जाता है। उससे एक हो गया दर्द को कम करने के दो तरीके हैं। एक तो आपको होश में रहो और आपका जजमेंट, आपका मेंटल कंफ्यूजन नहीं हो, मतलब आप पैरालाइज नहीं हो। एक हो गया कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, हिलडुल नहीं पा रहे हो, बट आपको दर्द नहीं हो रहा है। एक दवाई वो हो गई। और एक दवाई हो गई जिससे आप एकदम ठीक हो, बस जैसे हमने पैरासीटामोल खा ली, एनाल्जिन खा ली, तो इसको खा के हम बेहोश थोड़ी होते हैं। तो दो तरह से पेन का रिलीव होता है। एक पेन का रिलीव होता है एडिक्टिव और एक होता है नॉन एडिक्टिव। मतलब अगर एक तरह की दवाई अगर हम लें तो उसकी हमें आदत लग जाती है, तो हम वो वाली दवाई नहीं लेते। तो जिसकी हमें आदत लग जाती है उसको बोलते हैं नारकोटिक्स। इसीलिए नारकोटिक ब्यूरो है। नारकोटिक ब्यूरो सरकार में एक संस्था है जो क्या करते हैं, जो ऐसी दवाइयों को जिनकी स्मगलिंग होती है, जो जो इलीगल होती हैं, जिनको यूज़ करना मना होता है, उनको बेचते हैं। तो जो इसीलिए उस स्पेसिफिक ब्रांच को नारकोटिक्स बोला जाता है। तो नारकोटिक्स वो दवाइयाँ हैं जिनको खाने से हमें दर्द का एहसास तो नहीं होता, बट हमें उसकी आदत लग जाती है। तो उस तरह की, और उसको खाने से नींद वगैरह आती है, जैसे मॉर्फिन, हेरोइन, चरस, गांजा, ये सब आता है। तो इसको अगर आपने एक बार खा लिया कि यार इससे तो मेरा दर्द कम हो रहा है, मैं इसको खा लेता हूँ, लेकिन फिर उसकी आदत लग जाती है हमें, और वो आदत बहुत गंदी होती है। उसके कारण मतलब आप ये तक सोच लो, डेथ तक हो जाती है। अगर आपको दवाई नहीं मिले तो आप पागल हो जाते हो, मेंटली एकदम दिमाग खराब हो जाता है। तो पेन को ठीक करने के दो तरीके हैं, एक तो एडिक्शन और एक नॉन एडिक्शन। तो नॉन एडिक्शन में हमारी होती है एस्प्रिन, पैरासीटामोल, ये वाली दवाइयाँ। तो एनाल्जेसिक्स होते हैं पेन किलर। दूसरी तरीके की दवाइयाँ हैं एक होता है एंटीपायरेटिक।
पायरिया जनरली पायरिया नहीं, पायरेटिक्स का वर्ड जो होता है वो हीट के लिए होता है। तो एंटी पायरेटिक्स क्या हो गए, जो हीट के खिलाफ काम करे, मतलब बॉडी टेम्परेचर को कम करे, मतलब फीवर को कम करे। तो एंटी पायरेटिक्स में आती हैं एस्प्रिन, पैरासीटामोल, एनाल्जिन। जब भी हमें बुखार होता है तो हम पैरासीटामोल खाते हैं सबसे पहले, तो पैरासीटामोल एंटी पायरेटिक्स कहलाती हैं। तो पैरासीटामोल एक्चुअली ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब इसको हम दर्द के लिए भी खा लेते हैं, हम बुखार के लिए भी खा लेते हैं, हमें छोटा मोटा कुछ होता है तो सबके लिए खा लेते हैं, तो ये सबके लिए असर करता है। तो जो दवाइयाँ हम सबके लिए सारी डिजीजेस के लिए बना होता है, मोस्टली ब्रॉड रेंज ऑफ डिजीजेस के लिए बना होता है, उसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन्स। अच्छा, तो हमने एंटीपायरेटिक पढ़ा, हमने एनाल्जेसिक पढ़ा। एनाल्जेसिक में ही और एक होता है ट्रैंक्विलाइजर्स। अगर आपने देखा हो तो ट्रैंक्विलाइजर्स के इंजेक्शंस आते हैं, ये कौन यूज करता है? ट्रैंक्विलाइजर्स के इंजेक्शन देते हैं ना उनको, जैसे जानवरों, शेर, चीता को पकड़ना होता है तो पहले उनको इंजेक्शन मारा जाता है दूर से, ताकि वो बेहोश हो जाए गिर के, नहीं तो वो खा नहीं जाएंगे। तो ट्रैंक्विलाइजर्स एक्चुअली एक तो इसके लिए यूज होते हैं, दूसरा जिस किसी को मेंटल डिजीज होती है, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ट्रैंक्विलाइजर्स आर यूज फॉर क्योरिंग डिप्रेशन। ये क्या करता है, ये स्लीप इंड्यूस कर देता है, आपका मूड अच्छा कर देता है। तो इस तरह की दवाइयों को हम बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। ठीक है, ये नींद लेके आते हैं, तो जो नींद लेके आते हैं उसको बोलते हैं हिप्नोटिक। हिप्नोसिस करते हैं ना, हिप्नोसिस ए प्रोसेस जिसमें हम किसी को कंट्रोल में कर देते हैं। तो हिप्नोटिक वो दवाइयाँ होती हैं जो नींद लेके आती हैं। फिर हमने एक मोस्ट कॉमनली सुना है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक तो सुना ही होगा आप लोगों ने। सब लोग हो या सो गए? हाँ सर, हाँ सुना है। हाँ, एक होता है एंटीसेप्टिक और एक होता है डिसइंफेक्टेंट। कोई मुझे दोनों में डिफरेंस बता सकता है? डिसइंफेक्टेंट जो होता है, मतलब मैं बस गेस कर रही हूँ, डिसइंफेक्टेंट जो होता है वो जो भी जर्म्स वगैरह है उनको हटाने के काम आता है, मतलब डिसइंफेक्ट करता है बेसिकली। और एंटीसेप्टिक क्या करता है फिर? एंटीसेप्टिक हील करता है शायद, मतलब हील एज इन कि वो और ज्यादा उसमें बैक्टीरिया वगैरह नहीं रहने देता। देखो, दोनों में एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। एंटीसेप्टिक जो होता है उसको हम कहाँ लगाते हैं? हम उसको लगाते हैं बायोलॉजिकल सरफेसेस पे, मतलब हमारी बॉडी पे लगाते हैं। जब हमें चोट लगती है तब हमारी स्किन पे लगाते हैं। तो एंटीसेप्टिक जो होता है वो बेसिकली यूज फॉर हमारी लिविंग टिश्यूज। जबकि डिसइंफेक्टेंट जो होता है वो क्या करता है, फ्लोर वगैरह पे, टॉयलेट क्लीनिंग में यूज करते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंटीसेप्टिक ऑल्सो किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट दोनों का यूज अलग अलग जगह है। डिसइंफेक्टेंट फ्लोर और टॉयलेट में यूज करते हैं हम, और एंटीसेप्टिक हमारी बॉडी के लिए यूज करते हैं, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड। अगर आपने जो जमीन पे यूज कर रहे हो उसको चोट पे लगा दिया तो जल जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है डिसइंफेक्टेंट। तो द मेन डिफरेंस इज द यूज ऑफ बोथ ऑफ देम। तो कुछ एंटीसेप्टिक के एग्जांपल्स मैं बताता हूँ। डिटॉल, डिटॉल में एंटीसेप्टिक डालते हैं। बिथिनॉल होता है, बिथिनॉल को जनरली सोप्स के अंदर डाला जाता है, तो ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी देता है सोप्स में। फिर एक होता है टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन 2 से 3% एल्कोहल और पानी का मिक्सचर होता है। फिर एक होता है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड हम आई लोशंस में डालते हैं, तो इसमें भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फिर एक होता है सर टिंचर आयोडीन में स्पिरिट होता है। हाँ, स्पिरिट अल्कोहल होता है, डाइल्यूटेड अल्कोहल होता है। फिर डिसइंफेक्टेंट, जी सर। हाँ, डिसइंफेक्टेंट का एग्जांपल होता है फिनॉल, जिसमें हम फिनाइल की पोछा लगाते हैं ना, फिनाइल फर्श पे डालते हैं। सो एक्चुअली दैट इज फिनॉल। ठीक है, फिर हमने मोर कॉमनली यूज करते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं, जब हमारी बॉडी में, जब हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो हम एंटासिड यूज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला एंटासिड है जेंटेक। जेंटेक मार्केट में बिकता है। और इसके अलावा मेटल हाइड्रोक्साइड हो जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा होती हैं कुछ और रिएक्शंस होती हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं। फिर एक होता है, आपने सुना होगा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स तो सुना ही होगा, सभी ने कभी ना कभी खाया होगा एंटीबायोटिक। मोस्टली ये सब डॉक्टर्स यही देते हैं एंटीबायोटिक। तो होती क्या है ये एंटीबायोटिक्स?
कोई बता सकता है एंटीबायोटिक क्या होती है, कैसे बनाते हैं इसको? यस सर, एंटीबायोटिक बुखार के इलाज में काम आता है। बिल्कुल, मैं काम आने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बनाते कैसे हैं इसको। तो देखो एंटीबायोटिक्स को ना उसी से लिया जाता है जिसके खिलाफ उसका काम करना होता है। तो एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंसेस जो कि कौन बनाते हैं, बैक्टीरिया और फंगस बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं से छोटे से अमाउंट में ले लेते हैं उसको और उसी को इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये काम क्या करता है, जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी में कुछ भी जाता है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो डिजीज कॉज करता है, जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगस, इसी में से थोड़ा सा अमाउंट ले लेते हैं और बॉडी में इंजेक्ट करा देते हैं। उससे क्या होता है, जैसे ही हमारी बॉडी में जाता है इसके खिलाफ हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी बना लेती है। तो जब कभी हमें इसका इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडी रहती है उसके खिलाफ, इसीलिए वो हम पे असर नहीं करता है। तो एंटीबॉडी बेसिकली उसी से बनाया जाता है जो हमारे को अटैक करता है, मतलब जो हमारे को बीमारी करने वाला तो होता है उसी से थोड़ा सा ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ हो गई बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मेडिसिन जिसका आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। तो नेक्स्ट आते हैं, और भी हम जो बायोलॉजी कर रहे हैं तो और कर लेते हैं थोड़ा सा। हमारी डे टू डे लाइफ में एक्चुअली बायोलॉजी और केमिस्ट्री रिलेटेड है। तो इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है, पॉलीमर्स का भी हमारी लाइफ में बहुत यूज़ होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पॉलीथीन एक तरह का पॉलीमर है, ठीक है। तो पॉलीमर्स को कई टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। जो एक होती है इलास्टोमर्स वो होते हैं जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि रबड़ टायर, ये सब इलास्टोमर्स आते हैं। और एक होते हैं फाइबर्स में होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जैसे कि नायलॉन के फाइबर, रस्सियां बनती हैं जिनकी। फिर एक दो तरह की और पॉलीमर्स होते हैं, एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक और एक होते हैं थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक वो पॉलीमर्स होते हैं जो एक बार अगर आपने उनको हीट कर दिया तो वो अपनी शेप रिगेन नहीं कर पाते, विच जो हीट करने से डिफॉर्म हो जाते हैं, हाँ, और वापस से उनको मोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि पॉलीथीन्स को हमें पता है ना, जब पॉलीथीन को आप फेंक देते हो तो कचरा बीनने वाला पॉलीथीन उठाता है और उसको वापस से यूज करने लायक बना सकता है। तो थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक्स होते हैं जिसको आप दोबारा से रीयूज कर सकते हो। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल है पॉलीथीन। और एक होता है थर्मोसेटिंग एक बार सेट होने के बाद वापस से उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने देखा होगा कुकर के जो हैंडल होते हैं प्लास्टिक के होते हैं ना, उसमें प्लास्टिक लगा होता है, दोज आर थर्मोसेटिंग। और जो हमारे स्विच बोर्ड होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड, वो भी थर्मोसेटिंग के बने होते हैं। अगर आपने उसको हीट कर दिया तो वो अजीबोगरीब शेप में चले जाते हैं, वापस से रीमोल्ड नहीं कर सकते हम उन्हें, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। सबसे बढ़िया वाला और ज़्यादा यूज अच्छा वाली चीज़ है टेफलॉन। टेफलॉन तो आप लोग को पता ही होगा। टेफलॉन किस काम आता है, सुना है किसी ने टेफलॉन? कोई बोल ही नहीं रहा है, क्या बात है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर। हाँ, हाँ सर, आ रही है। नहीं टेफलॉन किसी ने सुना है? टेफलॉन क्या होता है? नहीं सुना सर। ओके, चलो मैं बताता हूँ। जब हम खाना बनाने के लिए बर्तन यूज करते हैं तो वो बर्तन में क्या होता है कि जब आप तेल डालते हो तो वो चिपक जाता है, रोटी चिपक जाती है या सब्जी चिपक जाती है, तो वो चिपकने से जलने लग जाती है। तो हम क्या करते हैं, टेफलॉन की कोटिंग कर देते हैं। तो टेफलॉन की कोटिंग से वो चिपकते नहीं है। तो टेफलॉन जनरली कुकिंग यूटेंसिल्स के अंदर यूज होता है टू मेक कोटिंग, सो दैट खाना और तेल डालने से, और ये इजीली वॉश भी हो जाता है क्योंकि ये नॉन स्टिक ही रहता है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल
स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तन में तेल डालोगे तो वो चिपचिपा रहता है, उसको धोने में भी प्रॉब्लम होती है। बट टेफलॉन इज अ नॉन स्टिक कुकवेयर, तो नॉन स्टिक जो चिपकता नहीं है। सर हाँ हेलो सर बोलो। क्या सर इसका नाम? टेफलॉन, TEFLON। टेफलॉन की कोटिंग आजकल बाइक वगैरह में भी होती है। टेफलॉन की कोटिंग करने से वो जो बाइक में पेंट होते हैं वो जल्दी से निकलते नहीं है, बाइक में, कार में, हर जगह इसकी कोटिंग होती है। सो टेफलॉन इज एंटी रस्टिंग एंड और हीट से भी रेजिस्टेंट होता है ये, ठीक है। तो टेफलॉन का ज़्यादा यूज़ होता है एंड नॉन स्टिक कुकवेयर्स में। फिर नेक्स्ट है बहुत सारे, हम सिर्फ काम की चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर एक होता है नायलॉन। नायलॉन के दो होते हैं, नायलॉन 6,6 और नायलॉन 6। बट आपको बस नायलॉन ध्यान रखना है। नायलॉन एक्चुअली इसके फाइबर्स बनते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब मैं और ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं जा रहा कि ये किससे मिलके बनता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू सिंपल थिंग्स। एक्चुअली पॉलीअमाइड और पॉलीएस्टर्स दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं। तो नायलॉन जो होता है वो पॉलीअमाइड होता है, इसमें अमाइड की लिंकेज होती है। अब आपको पता नहीं अमाइड पता है कि नहीं, बट कोई बात नहीं, नहीं पता तो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं। बट नायलॉन आप ध्यान रखो, नायलॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग फाइबर्स। क्लोथ्स में काम आता है, फाइबर रोप्स बनाने में काम आता है। फिर होता है हमारा बेकेलाइट। एक बेकेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। बेकेलाइट, ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं ना, ये बेकेलाइट्स के होते हैं। तो अब सारे पॉलीमर्स किसी ना किसी से मिलके बने होते हैं, बट आई डोंट थिंक आपसे पूछा जाएगा कि इनका केमिकल चीज़ क्या है। आपसे मोस्टली यही पूछ सकते हैं कि बेकेलाइट का यूज़ कहाँ होता है। तो बेकेलाइट का यूज़ नॉर्मली इलेक्ट्रिकल स्विचेस में बनाने में होता है, ठीक है। या फिर पहले, या कंघी के अंदर काम आता है। जो कंघी होती है वो भी इसकी बनती हैं। या पहले एक रिकॉर्ड होते थे जिसको बजाने से गाने चलते थे, उसको बोलते थे फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, तो वो बनाने के काम में आता है। बहुत सारे यूटेंसिल्स के हैंडल्स बनाने के काम में आता है, जैसे कुकर के हैंडल बनाने के काम में आता है। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट। फिर एक प्रोसेस होता है रबर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। आई थिंक आप सबने ये पहली बार पढ़ रहे होगे, बट ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखो, रबर, नेचुरल रबर जो होता है ना, जो नेचुरली मिलता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। और रबर को हम टायर बनाने के लिए यूज में लाते हैं। तो रबर एक सॉफ्ट होता है और पानी के अंदर इजीली घुल जाता है। तो अगर हम ऐसे रबर का टायर बना दें, तो जब हम गाड़ी चलाएंगे बहुत स्पीड में, तो रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन होने से हीट पैदा होता है। तो पता चला वो उस हीट की वजह से हमारा टायर ही मेल्ट हो गया। और अगर रोड पे पानी आ गया तो उसके साथ रिएक्शन करके वो टायर खराब हो जाएगा। तो नेचुरल रबर को कभी भी हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते टायर बनाने में। उसके अंदर हम कोई चीज़ मिलाते हैं ताकि वो स्ट्रांग हो जाए। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है वल्केनाइजेशन। और उस वल्केनाइजेशन में हम थोड़ा सा सल्फर मिला देते हैं। तो सल्फर उसको स्ट्रांग बना देता है और पानी के साथ रिएक्शन भी नहीं होती उसकी, ठीक है। ओके, देन सर हाँ सर आपने जो अभी पढ़ाया वो पॉलीमर्स के इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, पॉलीमर्स आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। फिर एक होता है रेयॉन, एक होता है नेचुरल सिल्क, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? मलबेरी से। तो नेचुरल सिल्क के लिए तो हमें उस मलबेरी को से कीड़े से मिलता है, रेशम का जो कीड़ा होता है। बट एक होता है रेयॉन। रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। तो ये कई बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। इसका एग्जाम्पल है रेयॉन, RAYON। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में ज़रूरत नहीं है, इसमें हम काम की चीज़ पढ़ देते हैं। अच्छा, कई बार आपको सवाल पूछा जाता है कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। कोई बता सकता है व्हाट इज फिजिकल चेंज? आपसे ऑप्शन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल चेंज। 4 ऑप्शन होंगे, 4 प्रोसेस होंगे। इवोपरेशन ऑफ वाटर, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, डिजोल्विंग सॉल्ट इन वाटर। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? सर वो चेंज जो परमानेंट होते हैं। सर
दोनों में से एक चेंज वो होता है जो परमानेंट होता है, इरिवर्सिबल होता है। आई थिंक इट इज केमिकल चेंज। एंड फिजिकल चेंज वो होता है जो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रबर स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो वापस अपनी शेप में आ ही जाएगा। ओके, मतलब वो रिवर्सिबल होता है। वेरी गुड। तो फिजिकल चेंजेस बेसिकली जब हम उसको वापस से रिवर्स कर सकें, किस प्रोसेस से रिवर्स कर सकें, चाहे टेम्परेचर कम करके या बढ़ा के या प्रेशर से या बॉईल करके या किसी भी चीज़ से, अगर वो वापस अपनी नेचर में आ जाता है तो उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल चेंज मतलब उसने रिएक्शन कर ली, तो जब रिएक्शन कर ली तो ज़रूरी नहीं है वो वापस नहीं आता है। तो केमिकल चेंज आर बेसिकली केमिकल रिएक्शंस विच के नॉट बी रिवर्स नॉर्मली। कुछ स्पेशल कंडीशन में रिवर्स कर सकते हैं, बट नॉर्मली केमिकल रिएक्शंस आर नॉट रिवर्सिबल। तो फिजिकल चेंज इज अ चेंज विच कैन बी रिवर्स, केमिकल चेंज इज अ चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स। तो आपको कुछ प्रोसेस होते हैं। तो फिजिकल चेंज में होता है जैसे कि हम नमक को पानी में मिला दें या वैक्स को जला दें। तो जब आप वैक्स को जलाते हैं तो वो मेल्ट होके जब वापस से सॉलिडिफाई बन जाता है, वापस से सॉलिड बन जाता है, तो उसको आप वापस यूज कर सकते हो। केमिकल चेंज क्या हुआ? केमिकल चेंज जब दो चीजें रिएक्शन कर लेती हैं, कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन कर ली तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब आप वापस से कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन और कार्बन नहीं बना सकते, वो कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबल है अपने आप में, तो जनरली दे आर इरिवर्सिबल। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, फ्रूट का पकना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इलेक्ट्रोलिसिस। बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है एक्चुअली? फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? देखो, दो चीज होती है, एक होता है बर्निंग ऑफ वैक्स। जब वैक्स बर्न होता है तो वापस से सॉलिडिफाई हो जाता है, तो बर्निंग ऑफ वैक्स इज फिजिकल चेंज। बट बर्निंग ऑफ कैंडल इज केमिकल चेंज। कैंडल तो खत्म हो जाती है ना, वैक्स रह जाता है, बट कैंडल इज फिनिश्ड। सो बर्निंग ऑफ कैंडल इज केमिकल चेंज, और जब हम सिर्फ वैक्स की बात करते हैं तो वो फिजिकल चेंज है। ओके, तो ये आपसे कई बार पूछे जाते हैं। देन यू हैव सम रिएक्शंस जिसको बोला जाता है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, ये भी कई बार पूछी जाती हैं। तो एंडोथर्मिक आर दोज रिएक्शंस जहाँ पे हीट हमें देनी पड़ती है। तो जब हम किसी प्रोसेस में हीट देते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक। जैसे जब हम पानी को गर्म करना होता है तो हमें हीट देनी पड़ती है, तो दैट इज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती है जिस रिएक्शंस के होने से हीट निकलती है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं, सीमेंट में जब हम पानी डालते हैं तो उसमें से हीट निकलती है। एसिड में जब हम पानी डालते हैं तो उसमें से हीट निकलती है। तो वो रिएक्शंस जहाँ से हीट निकलती हैं उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देन फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है बैटरीज को समझना। बैटरीज हम नॉर्मली यूज करते हैं, तो दो तरह की बैटरीज होती हैं, एक कहलाती है प्राइमरी बैटरी और एक कहलाती है सेकेंडरी बैटरी। तो दोनों में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। प्राइमरी बैटरी एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो खराब हो जाती है, दे आर डेड। तो इसका सबसे एग्जांपल है ड्राई सेल्स, जो हम टीवी के रिमोट में लगाते हैं, जो हम घड़ी में लगाते हैं, वॉल क्लॉक में लगाते हैं, छोटी छोटी जो टॉर्च में लगाते हैं। जो छोटी सेल्स होते हैं वो प्राइमरी सेल्स होते हैं, जब एक बार खत्म हो जाते हैं तो हमें फिर नया लाना पड़ता है। सो ड्राई सेल कहलाते हैं उसको। तो ड्राई सेल्स आर प्राइमरी बैटरीज विच के नॉट बी यूज। इवन जो मर्करी सेल होते हैं जो घड़ी में लगते हैं वो भी प्राइमरी सेल्स हो जाते हैं। जब आपकी छोटी हैंड वाली वॉच में घड़ी छोटे सेल्स खत्म हो जाते हैं तो हमें नए डलवाने पड़ते हैं। फिर दूसरा टाइप आता है सेकेंडरी बैटरीज का। सेकेंडरी बैटरीज वो होती है जिसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। कोई एग्जांपल बता सकता है मुझे इसका, सेकेंडरी बैटरीज का? तो सोलर पैनल में होता है, आई थिंक वही एग्जांपल होगा इसका। और कोई? भाई सब लोग रोज यूज करते हैं, दिन रात यूज करते हैं। मोबाइल यूज नहीं करते आप लोग? मोबाइल की बैटरी दोबारा से चार्ज नहीं करते? लैपटॉप की बैटरी दोबारा से चार्ज नहीं करते? तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी बैटरीज, जिसको हम बार बार यूज करते हैं, जो खत्म होने के बाद वापस से चार्ज कर सकते हैं। इन्वर्टर जब खत्म हो जाता है तो आप उसको वापस से चार्ज कर देते हो। तो इन्वर्टर एक्चुअली दोनों काम करता है। जब हम उससे काम ले रहे होते हैं
और जब उसको चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी बैटरीज का कॉमन एग्जांपल है हमारी मोबाइल की बैटरी, हमारे लैपटॉप की बैटरी। तो दीज बैटरीज आर सेकेंडरी बैटरीज। सर तो सोलर पैनल भी तो सोलर पैनल होता है उसमें भी तो यही होता है कि जब बैटरी खत्म हो जाती है तो उसको चार्ज करते हैं तो उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। सोलर पैनल में बैटरी कहाँ खत्म होती है? सर वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लैंप है जो सोलर एनर्जी से चार्ज होता है तो उसकी बैटरी जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद हम उसको दोबारा से सनलाइट में रखते हैं तो वो दोबारा से चार्ज हो जाता है। तो आप वही चीज कर रहे हो ना। सोलर पैनल इज बेसिकली एक वो है मशीन है जिसके तहत आप सोलर एनर्जी को टैप करके उसको स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो इन्वर्टर में भी तो यही हम करते हैं। इन्वर्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जब हम उसको सॉकेट में डालते हैं तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, जिसको हम बाद में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एनर्जी, और उसको बाद में यूज भी कर सकते हैं। तो वो दोनों काम कर सकता है। तो आप बोल सकते हो दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। फिर एक प्रोसेस होता है कोरोजन। कोरोजन भी आपने सुना होगा, जंग लगना। तो ये आप लोग माइक ऑफ कर लें। तो जंग जो होता है, रस्ट जिसको हम बोलते हैं, रस्ट का केमिकल फॉर्मूला कई बार पूछा गया है। किसी का माइक ऑन है भाई, माइक ऑफ कर लें। मुझे बताना पड़ेगा क्या? हाँ, अब हुआ बंद। सो रस्ट इज ए फिनोमेना, मतलब रस्ट जो होता है केमिकली होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो आपको कई बार पूछा जाता है कि रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो Fe2O3.XH2O, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। सो दैट इज कॉल्ड एज रस्ट। तो कोरोजन में यही पूछते हैं। तो कोरोजन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को कोरोजन से बचाने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस जिसमें हम उसकी सरफेस को जिंक, एक मेटल होता है, उससे कोटिंग कर देते हैं, या फिर क्रोम की कोटिंग कर देते हैं। क्रोम इज ऑल्सो मेटल विच इज एंटी रस्ट। तो जिंक की प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, या फिर ग्रीस लगा देते हैं, पेंट कर देते हैं, ऑयल कर देते हैं। तो ये सब रस्ट से बचा लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एंजाइम्स। आई थिंक हमने डिस्कस किया एंजाइम्स और कैटलिस्ट क्या होते हैं। क्या डिस्कस किया हमने? नहीं किया है। एंजाइम्स और कैटलिस्ट कोई बता सकता है दोनों में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट आर एंजाइम्स? सर नहीं पता। अच्छा, ओके, चलो मैं बताता हूँ। एंजाइम्स हम जैसे ये बोलते हैं जैसे दूध से दही बन रहा है तो एंजाइम यूज होता है, और कैटलिस्ट मतलब जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें कैटलिस्ट यूज होता है। अच्छा, दोनों भी रिएक्शन की स्पीड कम ज्यादा करने के लिए होता है। चलो मैं बताता हूँ। कैटलिस्ट और एंजाइम का फंक्शन एक ही होता है। दोनों स्पीड, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए काम में आते हैं। नो डाउट देयर आर सम एंजाइम्स विच डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, बट वो बहुत कम होते हैं। नॉर्मली एंजाइम्स और कैटलिस्ट को हम रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड बढ़ाने के लिए ही काम में लाते हैं। तो दोनों में एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। एंजाइम्स जो होते हैं वो लिविंग बॉडी के अंदर मिलते हैं, और कैटलिस्ट जो होते हैं वो बाहर केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं, बट दोनों का फंक्शन एक ही होता है। तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड कैटलिस्ट और एंजाइम्स, क्योंकि दोनों का फंक्शन एक ही होता है, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिकली, एक सेकेंड, तो दे आर वेरी स्पेसिफिक। हर कोई एंजाइम हर किसी उस पर काम नहीं करता है। जैसे ग्लूकोज से हमने पढ़ा था, जो अल्कोहल बनाते हैं वो शुगर केन से बनाते हैं। तो उसमें शुगर केन से पहले वो बनता है, शुगर केन होता है C12H22O11। तो उसमें हम पहले डालते हैं इन्वर्टेज।
तो इन्वर्टेज इज एन एंजाइम। तो इन्वर्टेज उस 12 कार्बन को जो कि सुक्रोज कहलाता है उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हम दूसरा एंजाइम डालते हैं जिसको बोलते हैं जाइमेज, जो कि अल्कोहल बनाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट आर वेरी स्पेसिफिक। तो ये आप हर किसी एंजाइम को हर किसी रिएजेंट पे नहीं डाल सकते, वो रिएक्शन नहीं करेंगे, सो दे आर हाईली स्पेसिफिक। तो जो मोस्ट कॉमन एग्जाम, और जनरली हमने आई थिंक पढ़ा था कि एंजाइम्स के पीछे एज लगता है। जैसे माल्टोज से जब ग्लूकोज बनता है तो माल्टेज, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनता है तो जाइमेज, सुक्रोज से जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है तो इन्वर्टेज, यूरिया से जब अमोनिया बनता है तो यूरिएज। तो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक एंड ये एक पर्टिकुलर पीएच और टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। दैट इज वाई हम अगर हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स मिलते हैं अगर हम उनको बाहर निकाल दें और चाहें कि वो प्रोसेस हो जाए तो वो होता नहीं है, बिकॉज एंजाइम्स रिक्वायर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। जो हमारी बॉडी के अंदर एनवायरनमेंट है, स्पेशल कंडीशंस हैं, वो आप बाहर उसको मिमिक नहीं कर सकते। वो कंडीशंस बाहर क्रिएट करना बहुत 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 मुश्किल है। तो इसीलिए एंजाइम्स हमारी बॉडी में ही काम करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, आप ऐसा बोल सकते हो। तो बाकी का कल पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा बहुत और रह गया है, कुछ और इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं। तो आई थिंक ये कल हमारा केमिस्ट्री पोर्शन ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बायोलॉजी और फिर फिजिक्स और फिर बाकी के जीएस के सब्जेक्ट्स पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल करेंगे। सर हाँ, कल हो सके तो अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स करवाएंगे। अच्छा ठीक है, कल करंट खाना नहीं चाहिए कभी, जैसे डालडा होता है, अब तो खैर बंद हो गया है।